अपॉर्चुनिटी आपने परफॉर्मेंस ऐसी की है और अपॉर्चुनिटी आपको आगे आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट में इंडियन टीम में मिलेगी। अच्छा, रणजी ट्रॉफी जीतना, उसके बाद जो सेलिब्रेशन था, एक्चुअली मैं वो विजुअल्स अभी भी देख रहा था और याद कर रहा था कि बहुत इमोशनल मोमेंट था। तो पहला प्लेयर है मिचेल सैंटनर, केशव महाराज। सैंटनर सैंटनर या अक्षर पटेल? सैंटनर सैंटनर या साकिब अल हसन? सैंटनर। बट मैं आपसे एज अ बॉलर एक चीज समझना चाहता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट में बॉलिंग करना और व्हाइट बॉल क्रिकेट में बॉलिंग करना, क्या माइंडसेट का क्या डिफरेंस होता है और स्किल सेट का क्या डिफरेंस होता है? जब हमारी टीम कुछ 70 रन पे 7 हो गए थे, वहां से मैं कुछ 180 तक लेके गया था। तो वो एक मैच मेरे लिए बहुत अच्छा था। और इवन ऑब्वियसली फाइनल्स तो मैं नहीं भूल सकता। और आपने क्या तारीफ करी थी, मतलब मैं देख रहा था मैच और उधर 6 विकेट गिर गए 223 रन पे, 350 बनाए थे कर्नाटका ने। और मैंने कहा अब तो क्या ही जीतेंगे। और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपके सामने बैठ के ये बात कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हर्ष दुबे इस तरह की हिटिंग कर सकता है। मैंने आपको बैटिंग करते हुए देखा था। तो मैं जाता था उनके साथ में, मैं भी डालता था फिर बॉलिंग ऑन पे कि जितना वो डालेंगे तो मैं भी डालूंगा। तो फिर हम लोग, मैं दो घंटा बॉल डालता था उस समय नॉन स्टॉप। इवन मैं जो सत्यम गोयल बता रहा हूँ ना, हम लोग साथ में इतना प्रैक्टिस करते थे। मतलब अगर संडे है, हम लोग सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस समय इतना भीड़ लग जाता था। एक ही नेट रहता था, उसके पीछे पूरे लोग आ जाते थे। ऑलराउंडर्स क्रिकेट के गेम में एक डिमांडिंग स्किल है और बात जब इंडियन क्रिकेट की आती है तो ये रेयरिटी भी हो जाता है। आप अगर इंडियन क्रिकेट में देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली आपको दो ही ऑलराउंडर नजर आएंगे, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग में कपिल देव और स्पिन बॉलिंग में रविंद्र जडेजा। इसके अलावा ऑलराउंडर्स तो कुछ और भी खेले हैं, जैसे पिछले एक दशक में आर अश्विन की परफॉर्मेंस बल्ले के साथ भी अच्छी रही, जयंत यादव खेल गए, कुछ और प्लेयर भी खेल गए होंगे उससे पहले। लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर की बात जब की जाएगी तो रविंद्र जडेजा का नाम ही आएगा। जिंदगी हो या खेल, एक वक्त के बाद सबको जाना ही पड़ता है। तो आर अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली है, रविंद्र जडेजा भी कुछ टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे। उसके बाद क्या इंडियन क्रिकेट में कौन से वो प्लेयर होंगे जो उस जगह को फुलफिल करेंगे? अगर आप इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करेंगे तो साई किशोर का नाम वहां पर आता है, और उसके अलावा मानव सुथार, जिनको इंडिया ए के लिए मौका ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन इन सब के बीच इस सीजन एक ऐसा कमाल हुआ है और एक लड़का सडनली इन दोनों के आगे जाके लाइन में लग गया है, वो है हर्ष दुबे। क्योंकि हर्ष दुबे ने इस सीजन 10 मैचेस में 69 विकेट लिए, 69 विकेट्स। और उन्होंने उस लिस्ट में अपने आप को शामिल कर लिया जहां पर विशन सिंह बेदी हैं, जहां पर जयदेव उनादकट हैं, जहां पर डोडा गणेश हैं। और ये वो एलीट लिस्ट है कि एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी जिसने उस टैली को 69 तक पहुंचा दिया है। तो अब क्या वो खिलाड़ी आने वाले टाइम में इंडियन टीम में खेल सकता है? आज हम उन्हीं से जानेंगे और उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम हर्ष, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए। अपॉर्चुनिटी, आपने परफॉर्मेंस ऐसी की है और अपॉर्चुनिटी आपको आगे आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट में इंडियन टीम में मिलेगी। बिल्कुल, वो तो अच्छा रहा है। मतलब जो मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा था कि जो चीज़ मुझे करना है ऑन द फील्ड, रणजी ट्रॉफी में मुझे एक चैंपियनशिप उठानी है, तो वो और जो परफॉर्मेंस उसके साथ में हुआ बहुत अच्छा है, अच्छा लगा है। वो चीज़ हुई है जो मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा था, उसका रिजल्ट मिला है। अच्छा, रणजी ट्रॉफी जीतना, उसके बाद जो सेलिब्रेशन था, एक्चुअली मैं वो विजुअल्स अभी भी देख रहा था और याद कर रहा था कि बहुत इमोशनल मोमेंट था। क्योंकि विदर्भा एक ऐसा स्टेट है जहां से टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो सिर्फ उमेश यादव खेले हैं और कोई खेला नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब रणजी ट्रॉफी में बात आती है तो इससे पहले 2 बार विदर्भा ने जरूर रणजी ट्रॉफी जीती है, लेकिन वही बात आ जाती है कि कितने प्लेयर्स खेलते हैं। ग्राउंड पर उस दिन फाइनल में जो लोग थे वो भी बहुत इमोशनल थे। आप लोगों ने विक्ट्री लैप भी किया था, एक सर्कल में भी कुछ सेलिब्रेशन हुआ था, वो क्या था? कुछ नहीं, वो मतलब कि ऐसा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। वो सिर्फ रॉ इमोशंस थे सबके जो बाहर आ रहे थे। क्योंकि कैसा है कि लास्ट ईयर हम लोग फाइनल में जाके हारे हैं मुंबई से, और इवन ये साल विजय हजारे भी हम फाइनल्स हारे। तो फिर वो एक इमोशन सबके अंदर था कि हमको इस बार चैंपियनशिप उठाना है।
तो आप कोई भी मतलब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, कोई भी बॉलर अगर विकेट लेता है तो जनरली वो सेलिब्रेशन सोच के नहीं रखता है। जो ऑटोमेटिकली इमोशंस आते हैं वो वही निकलते हैं। या इवन किसी ने 100 किया है तो वो रॉ इमोशंस रहते हैं, तो वो चीज को एक्सप्रेस करना तो और ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो टाइम पे आप वो मोमेंट में जीने की कोशिश करते हो कि जो चीज़ अभी हो रही है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो कप उठाना। तो जैसे ही हम लोग को पता चल गया अभी फर्स्ट इनिंग सिक्योर हो गई है, फिर उसके बाद हमको एक इनिंग अच्छा बैटिंग करना है सिर्फ। तो जैसे ही अगले दिन हमने सुबह अच्छा बैटिंग कर लिया था, हमको सिर्फ एक सेशन खेलना था। तो फिर उसके बाद में सबका धीरे धीरे प्लानिंग होने लग गया था कि अभी भागेंगे, नीचे जाके खड़े रहेंगे, जैसे ही कॉल ऑफ होगा या फिर वापस बॉलिंग डालने के ऑल आउट करने का जो भी रहेगा सिचुएशन पे, तो वैसा हम लोग भागेंगे, ये करेंगे। तो स्टिल आप कितना भी प्लान कर लो, बट जो आप वो टाइम पे जो प्रेजेंट मोमेंट पे आपके रिएक्शंस निकलते हैं वो कुछ अलग ही है। मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्या उस टाइम पे वो जर्नी याद आती है कि जो आपने 10 मैचेस में 69 विकेट्स लिए, 500 के करीब रन भी आपने बनाए, क्वार्टर फाइनल में आई थिंक तमिलनाडु के अगेंस्ट आपने दोनों इनिंग में 50 बनाए थे और 4 विकेट भी आपने लिए थे। तो वो सारी जर्नी जो आपने ना सिर्फ इस रणजी ट्रॉफी में आपकी रही, इससे पहले की जो आपका हार्डवर्क था, क्योंकि रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनना बड़ी बात है और वो अचीवमेंट जो आपकी थी, वो सब याद आते हैं, मोमेंट्स याद आते हैं उस टाइम पे? वो टाइम पे तो मैं एक्चुअली बताऊं आपको, वो चीज़ याद भी नहीं आ रहा था मुझे कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है या मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिल सकता है। मुझे सिर्फ यही था कि वो जो मोमेंट पे एक तो ट्रॉफी उठाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम लोग पिछले 5 सालों में कुछ 4 ट्रॉफी हार चुके थे। तो एक अंडर 25 का हो गया, फिर विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, फिर एक बीच में हम लोग सेमीफाइनल्स या क्वार्टर फाइनल्स हारे थे। तो वो चीज़ हो रही थी कि हम पहुंच रहे थे, हार रहे थे, पहुंच रहे थे, हार रहे थे। और इवन मेरा हमेशा से अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा था सारे इसमें, इवन जो भी मैंने फाइनल्स खेले थे। तो बट इस बार मैंने यही सोचा था कि चलो मेरा परफॉर्मेंस कितना भी हो, कैसा भी हो, बट मुझे जीतना है। तो मेरे दिमाग में वो जो मेरा जो भी परफॉर्मेंस था वो तो ऑनेस्टली बताओ तो आ भी नहीं रहा था। अच्छा, जीतने के बाद क्या फीलिंग थी और जीतने के बाद चेंज क्या आया है? अब लोगों ने थोड़ा ज्यादा पहचानना शुरू कर दिया है? वो चीज़ तो होगी कि आप अगर अच्छा करते रहोगे तो ऑब्वियसली आपका चेहरा दिखेगा इधर जहाँ भी जाऊंगा, मतलब। तो फिर हाँ, वो चीज़ है, पहचानना शुरू तो कर दिया है लोगों ने। तो वो चीज़ का उतना इम्पोर्टेंस नहीं मेरे लिए, जितना जो चीज़ मैं अचीव कर रहा हूँ मेरे लाइफ में, जो चीज़ का मैंने मेहनत किया। मेरे से ज़्यादा मेहनत तो मेरे पेरेंट्स ने किया है चीज़ पे, मतलब मेरे को ले जाना, छोड़ना वगैरह। तो वो सब चीज़ का उनके अंदर जो मैं खुशी देख रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आपकी जर्नी क्रिकेट कैसे शुरू हुई थी? कब आपने सोचा कि मेरे को क्रिकेट खेलना है? पेरेंट्स की बात आपने की, मेरे को एक चीज और याद आई कि आपके फादर सीआईएसएफ में थे। करेक्ट। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? कैसा था कि पापा मुंबई में थे, पापा सीआईएसएफ में थे, तो ऑब्वियसली ट्रांसफरेबल जॉब था। हाँ। तो हमारा मुंबई से नागपुर ट्रांसफर हुआ। तो उस समय मैं 4th स्टैंडर्ड में था। तो वो पास करके मैं 5th में गया। फिर वो टाइम पे हम लोग 5th के मिड या ऐसे एक समय में हम लोग बुक्स लेने जा रहे थे। मेरा 5th स्टैंडर्ड के बुक्स लेने जा रहे थे। तो विजय बुक डेपो करके है एक सदर एरिया में, एक यहाँ पे नागपुर में एक जहाँ पे बुक शॉप है, आप सीबीएसई बोर्ड के वगैरह सब बुक्स मिलते हैं वहाँ पे। तो मैं गया उधर, तो बुक्स लिया मैंने। तो हम लोग उस समय जस्ट नए नए आए थे, तो हमको रास्ते भी एग्जैक्टली मालूम नहीं थे। तो हमने गलती से एक सीधा जाने की जगह हमने लेफ्ट टर्न ले लिया। तो लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर हम कहीं तो भी पहुंच गए। तो हमने पूछा किसी को कि भैया इधर हजारीपाड़ जाने के लिए कहाँ से रास्ता है? तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप सीधा जाइए और राइट लेके ऊपर चढ़ जाइए तो आपको आ जाएगा, तो वहाँ से आपको रास्ता समझ जाएगा। तो फिर हम वहाँ गए, तो उधर रूबी क्लब था। तो वहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा था, मतलब बच्चे लोग थे। और उस समय अभी कैसा वहाँ फेंसिंग है, पहले फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं था, तो क्लीन दिखता था आपको अंदर ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो टाइम पे फिर मैं पापा को पूछा, पापा इधर क्या हो रहा है? तब तक मुझे क्या गली क्रिकेट यही सब आइडिया था और इंडिया टीम जो खेलती थी बस उसी का आइडिया था। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, तो पापा को पूछा, पापा ये क्या है? तो बोले यहाँ क्रिकेट प्रैक्टिस हो रहा है। तो फिर उस समय बोला मैं भी खेलूंगा करके। तो फिर उस समय तो लगा नहीं, बट कुछ समय बाद कैसा होता था कि जहाँ मैं खेलता था बचपन में दोस्तों के साथ, तो उधर झगड़े बहुत होते थे हमारे खेलते वक्त कि भाई तू बैटिंग नहीं करेगा या जो भी एक्स। क्रिकेट में वैसी और लड़ाई वो तो गली क्रिकेट में होना ही होती है। तो फिर उसके वजह से घर वालों ने सोचा कि इधर लड़ाई होती है, उससे अच्छा इसको वहाँ डाल देते, इसके 2 घंटा वो खेल भी लेगा, क्रिकेट पसंद है उसको। तो ऐसा सब डिसीजन लेके फिर उधर से मैंने क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। तो बेसिकली एक रॉन्ग टर्न आपने ले लिया था, बट वो आपको सही रास्ते पे उसने पहुंचा दिया आपको। डेस्टिनी है ना वो। तो फिर आपने क्लब ज्वाइन किया, किस एज में थे उस टाइम पे जब क्लब ज्वाइन किया आपने? वो टाइम पे मैं होऊंगा 10-11 साल का होगा मैं।
10-11 साल दस के। 11 साल का। उसके बाद आपने विदर्भा के लिए हर एज ग्रुप में क्रिकेट हर खेली है, एज ग्रुप अंडर में, उसके 14, बाद से 16, हमने 19 करेक्ट एंड अंडर 23 अभी जो आप खेल रहे थे। करेक्ट। तो शुरू से बताइए, अंडर 14 में आपने कैसे परफॉर्मेंस दी, देन 16 एंड वो साल क्या हुआ, मैं जब अंडर 13 था, अंडर 13 हमारे वीसे का इंटर क्लब टूर्नामेंट होता है, अच्छा तो मतलब मेरा 14 लास्ट ईयर के पहले वाला साल, तो वो साल मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब उस समय भी मेरे 30-40 विकेट थे और कुछ 450 रन थे, तो वो साल भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। तो मुझे लगा था कि वो साल मुझे कैंप में बुलाएंगे या ट्रायल मैचेस में बुलाएंगे, बट वो साल नहीं बुलाया। फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमारा जब कैंप लगा तो उस पर हमें ट्रायल मैचेस हुए, उसमें अच्छा किया, फिर अंडर 14 में सिलेक्ट हुआ। फिर कैंप हमारा था 1 साल का, ऑलमोस्ट कैंप लगता है हमारा, मतलब हर एज ग्रुप का कम से कम 8-9 महीने का हमारा कैंप लगता है ऑलमोस्ट। तो वहाँ से फिर अंडर 14 मैंने ट्रायल मैचेस में अच्छा किया, फिर टीम में आया। फिर उस समय मैं मोर ऑफ अ बैट्समैन था, मतलब मैं हाँ, आप पहले 3-4 बैटिंग करते थे। हाँ, मतलब ऐसा अभी भी नहीं है कि मैं बॉलिंग पहले करता हूँ, नहीं बट नहीं, हाँ पहले जो मुझे पता है कि आप पहले बैटिंग ही ज्यादा करते थे, हाँ, बॉलिंग कम करते थे आप। क्रिकेट मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने एज एन ओपनर बैट्समैन स्टार्ट किया था। फिर वो अच्छा धीरे धीरे मैं एक साल, मतलब उसकी भी अच्छी स्टोरी है। मैं हमारे इंटर क्लब मैचेस थे अंडर 13 के, तो उसके पहले वाले साल मैं ओपन कर रहा था, तो वो साल मैंने रन वन भी किए थे। बट उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया तो हमारा मिडल ऑर्डर थोड़ा वीक था, तो मैं और सत्यम बोयर हम दोनों बचपन से साथ में खेल रहे हैं और अभी भी वो भी एज ग्रुप खेल ही रहा है मेरे साथ 23 वगैरह। तो हम लोग अंडर 13 में ओपन करते थे साथ में, तो हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्टनरशिप्स किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे कोच दिलीप दास सर वो आए और उन्होंने मुझे बोला कि हर्ष, फ्रॉम दिस टूर्नामेंट यू विल बैट मिडल ऑर्डर। मैंने बोला यार मिडल ऑर्डर क्या होता है, मुझे तो ओपन या फाइव डाउन पता है। उसके बाद फिर मैं एक लड़के को जाके पूछा, भाई यार मिडल ऑर्डर क्या होता है? तो उसने बताया कि मिडल ऑर्डर मतलब ऐसा ऐसा कि तू 4 नंबर 5 नंबर जाएगा बैटिंग को। बोला अच्छा अच्छा चल ठीक है। फिर वहां से मैं थोड़ा नीचे आया बैटिंग में, तो फिर उधर से फिर वही ऑर्डर पे मैंने अंडर 14 वगैरह तक भी मैंने 5 नंबर 6 नंबर पे ही बैटिंग किया है। फिर उसके बाद एक अगले साल जब अंडर 16 में मैं आया, तो वो साल इंटर क्लब के मैचेस में मेरे रन नहीं हुए हार्डली, पूरे 6-7 मैच में मेरे 50 रन होंगे, मतलब पर बट ये था कि मेरे विकेट्स आ रहे थे, तो मैं एटलीस्ट कैंप में था वो वाले साल अंडर 16 के। तो फिर उस साल फिर कैंप में मेरे को ऐसा बॉलर देखते थे उस समय स्टार्टिंग में। फिर हमारे सिलेक्शन ट्रायल में चलाए। नहीं, मैंने एक स्टोरी कहीं सुनी थी कि कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर था नहीं प्रैक्टिस के टाइम पे, तो बाई चांस आपने बॉलिंग करना स्टार्ट किया हाँ था और वो उसके बाद आपकी गेंदबाजी शुरू हुई। मतलब मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए डालता था, तो एक बार नेट्स चल रहा था, हाँ वो भी मैं भूल गया मैं वो स्टोरी, वो भी अच्छी स्टोरी है। तो फिर क्या हुआ कि वो टाइम पे कोई स्पिनर नहीं आया, एक हमारे ऑफ स्पिनर था प्रैक्टिस में आता था वो, तो सिर्फ वो और एक लेग स्पिनर डालते थे, बाकी स्पिनर को हार्डली बॉलिंग मिलता था, मतलब बाकी थे भी नहीं उस समय, मोर ऑफ अ बैट्समैन वाले सब रहते थे या फिर पूरा बॉलर। तो वो टाइम पे वो जो भैया थे वो बोले कि अभी स्पिनर नहीं है, तो फिर एक लड़के ने बोला कि भैया हर्ष भी अच्छा बॉलिंग डालता है। तो फिर ऑप्शन नहीं था मेरा, बैटिंग होके जस्ट मैं पैड उतार रहा था, फर्स्ट पेयर में ओपन जाता था, तो फर्स्ट पेयर में बैटिंग था मेरा, फर्स्ट पेयर बैटिंग करके पैड उतार के रख दिया। तो फिर भैया बोले अच्छा चल आजा तू डाल। तो वो नेट्स में मैंने बॉल डाला, उसमें अच्छा आउट लिया मैंने, 2-3 लोगों को आउट लिया। फिर मैं बोला यार ये तो बढ़िया हो रहा है, इसमें तो मजा आ रहा है। फिर उसके अगले दिन फिर नेट्स में फिर वो आ गया जो बॉलर नहीं आया था, तो फिर वो दिन नहीं मिला। फिर मैं खुद से होके फिर बॉल डालना शुरू किया। मतलब जब भी मैं बचपन में बहुत बॉलिंग डालता था, मतलब जैसे कि उसके बाद से फिर बॉलिंग शुरू ही हो गया। फिर कैसा था कि एक हमारे कोच थे मतलब बचपन में जिन्होंने सिखाया, नीलेश बंसोड़ करके, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो वो टाइम पे वो कुछ 20s में थे, उनके अर्ली 20s में, तो वो बहुत बॉलिंग डालते थे। तो मैं जाता था उनके साथ में, मैं भी डालता था फिर बॉलिंग नॉन स्टॉप, कि जितना वो डालेंगे तो मैं भी डालूंगा। तो फिर हम लोग, मैं 2 घंटा बॉल डालता था उस समय नॉन स्टॉप, मतलब बिना लगातार। रुके, हाँ लगातार मैं बॉल डालते रहता था। इवन मैं जो सत्यम बोयर बता रहा हूँ ना, हम लोग साथ में इतना प्रैक्टिस करते थे, मतलब अगर संडे है हम लोग सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस समय इतना भीड़ लग जाता था, एक ही नेट रहता था, उसके पीछे पूरे लोग आ जाते थे कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। तो हम लोग जल्दी पहुंच के फिर एकदम लेट आराम से 12-1-2 बजे तक बिना खाए पिए कुछ भी ग्राउंड पे सिर्फ बैटिंग बॉलिंग करते रहते थे। तो वो सब हैबिट की वजह से जो अभी रिजल्ट मिल रहा है, मुझे लगता है वो जो बचपन में मेहनत किया है उसका। अच्छा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कूच बिहार ट्रॉफी जहाँ पे प्लेयर रिकॉग्नाइज होने लगते हैं कि हाँ ये फ्यूचर प्लेयर हैं, वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, आपने वहाँ पर भी विकेट्स निकाले।
करेक्ट, जो मेरा फर्स्ट ईयर था कूच बिहार, मतलब उसके पहले सबसे पहले तो वीनू मनकड़ होता है जो वनडे टूर्नामेंट होता है, तो उसमें भी मैं टॉप 10 विकेट टेकर्स में था और इवन मेरे 200 समथिंग रन्स थे कुछ 4-5-6 इनिंग में। तो वो सीजन अच्छा हुआ, फिर मुझे चैलेंजर के लिए कॉल आया, इंडिया रेड में था मैं उस समय, जायसवाल था मेरे साथ, मतलब थे उस समय जो अभी इंडिया टीम में खेल रहे हैं, तो मेरे साथ थे लड़के बहुत सारे वो टूर्नामेंट में। तो इवन वो टूर्नामेंट थोड़ा मेरा ठीक गया था, मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसा अच्छे बिग स्टेज पे खेला। विदर्भा जिस ईयर चैंपियन बनी थी कूच बिहार में, आई थिंक इट वाज 17-18 सीजन, वो सीजन में मैं अंडर 16 में था। अच्छा, उस सीजन आप अंडर 16 में थे। था। नेक्स्ट ईयर जब वीनू मनकड़ हम जीते, हाँ, तब मैं वो टीम में था। तो अच्छा, वही साल में टॉप 10 हाईएस्ट विकेट टेकर्स में था। अच्छा, उसके बाद रणजी ट्रॉफी का डेब्यू आपका लास्ट ईयर हुआ? नहीं, मेरा सीनियर डेब्यू हुआ 2021 में, जस्ट कोविड के बाद। अच्छा, अब एक आधा मैच ही खेले होंगे क्योंकि एक मैच ही खेला, हाँ, वनडे का आप एक खेले मैच थे खेले क्योंकि लास्ट ईयर आप भी लेट आए थे, जो फाइनल हार गए थे, जो हाँ, वो वाला सीजन था, तब भी आप थोड़ा इवन वो सीजन का भी बहुत अच्छा है कि मतलब मैं फर्स्ट मैच में टीम में था ही मैं। हाँ, टीम में आप थे, बट टीम में था, फिर अगर नहीं मैचेस खेला आपको नहीं तो मिल मैं रहे थे 23 जा रहा था। आपके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलते थे पहले, आदित्य सरवटे, करेक्ट, आदित्य सरवटे, तो वो खेल रहे थे, वो खेल भी रहे थे, इवन बहुत अच्छा भी कर रहे थे। हाँ, अच्छा कर रहे थे वो। तो ऐसा सिनेरियो था, अगर राइट हैंडर ज्यादा होंगे तो मैं खेलूंगा, अगर लेफ्ट हैंडर ज्यादा होंगे तो वक्रे भाई खेलेंगे। अच्छा, अक्षय वक्रे, हाँ। तो ये डिसाइडेड था, तो ये मोस्टली यही चल रहा था। इवन मैं क्वार्टर फाइनल्स में मैं सेकंड इनिंग 4 विकेट लिया और सेमीफाइनल्स में बाहर था क्योंकि एमपी के टीम में ज्यादा लेफ्ट हैंड, वेंकटेश अय्यर थे और उनका हिमांशु मंत्री थे और नीचे भी उनके 2-3 लेफ्टी, 2 लेफ्टी और थे, तो 4-5 लेफ्टी थे, तो इसलिए मैं वो मैच नहीं खेला था और डायरेक्ट फाइनल्स खेला था फिर। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए आप, हाँ। ये जो मैचअप का कॉन्सेप्ट है, ये T20 क्रिकेट में तो समझ में आता है मुझे बहुत अच्छी तरह से, बट टेस्ट क्रिकेट में क्या ये उतना रेलेवेंट है कि लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता? सिर्फ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उतना रिलेवेंट है, बट वो अभी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा उस समय ऑफ स्पिनर नहीं था जो थोड़ा ओवर डाल पाए। अच्छा, मेन दिक्कत वही आया था क्योंकि मतलब वो एक रहता है ना अपने माइंड में, वो पहले से है कि लेफ्टी आया तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर, राइटी आया तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से चलते आ रहा है तो वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। बट अगर मुझे लगता है कि इवन लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलना ज्यादा डिफिकल्ट रहता है लेफ्ट हैंडर्स को, अगर वो रफ में अच्छा बॉल, रफ में बना हुआ है अच्छा। रविंद्र जडेजा करते हैं ना, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। 4th डे में 5th डे में जहाँ पे रफ बन जाता है, तो आप देखो लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत डेंजरस हो जाता है। वो तो है ही, बट वही है कि बट खैर टीम का कॉल था, आप उसमें कुछ मैं तो वैसे भी फर्स्ट ईयर था, मतलब फर्स्ट ईयर जिसमें मेरे को अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिल रहा था लास्ट टाइम। हाँ, तो वहां पर भी आपकी परफॉर्मेंस तो ओवरऑल आई थिंक अच्छी थी ना? हाँ, अच्छी जो भी मैचेस आपको मिले थे, कुछ 5 मैच में कुछ 200 रन्स थे और 23 विकेट्स थे मेरे। नाउ कम्स टू दिस हिस्टोरिक सीजन, करेक्ट यार 69 विकेट्स 10 मैचेस के अंदर। आपको पता है उस लिस्ट में कौन कौन से प्लेयर हैं? विशन पाजी का नाम मैंने ऑलरेडी ले लिया, तो वो तो कितने बड़े लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं बताने की जरूरत नहीं है। उसमें जयदेव उनादकड़ का नाम है, तो उन्होंने जब लिए तो उसके बाद वो इंडिया जस्ट खेल गए थे, कुछ टाइम के बाद दोबारा खेल गए थे, हालांकि वो खेले तो पहले भी थे और वो खेल गए थे। एक फास्ट बॉलर होते थे डोडा गणेश, उन्होंने 98 में लिए थे, तो वो उसके बाद इंडिया खेल गए थे। आशुतोष अमान जो है वो प्लेट ग्रुप में थे, तो उनको शायद उतना परफॉर्मेंस को वैल्यू नहीं किया गया, तो उनको तो ऑब्वियसली नहीं मिलना था। तो ये जो प्लेयर हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद इंडिया अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो है बहुत जल्दी आती है, एक चीज़। दूसरा, ये जो परफॉर्मेंस आपने की 69 विकेट्स लेने की, क्या तैयारी क्या की थी इस बार आपने सीजन के लिए? क्योंकि देखो हर साल बहुत सारे प्लेयर जो है वो तैयारी करते हैं, कुछ ना कुछ करके आते हैं, बट 50 विकेट, 40 विकेट, 45 विकेट लेते हैं। टैली को वहां तक लेके जाना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 विकेट इन अ मैच आप हर मैच में आप ले रहे थे। तो ये कैसे हुआ, इसकी तैयारी कैसे की थी, वो थोड़ा सा बताइए। सी ऑनेस्टली मेरा प्रिपरेशन बहुत सिंपल रहता है ऑफ सीजन में। एक तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं लास्ट सीजन जो मेरे से हुआ था, जैसे मैं लास्ट सीजन मुझे पता था मेरा बॉलिंग अच्छा हो ही रहा है, बॉल अच्छा छूट रहा है, बट मुझे और फोकस करना था कि मैं कितना ज्यादा बॉल एरियाज में डाल पाऊँ। क्योंकि कैसा हो रहा था, मैं जो रियलाइज किया लास्ट ईयर खेल के, कि मैं जब 23 जा रहा था तो भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था, बट जब मैं रणजी ट्रॉफी में आ रहा था तो मुझे वो एक डेस्परेशन था अच्छा करने का, कि मैं अच्छा करूँ, अपना एक पोजीशन होल्ड करूँ टीम में, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे चांसेस मिले। और तो मेरे अंदर एक डेस्परेशन था और अच्छा करने का,
तो मे भी उस वजह से मैं खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बट तो उसमें क्या हो रहा था, आप ओवर ट्राई कर रहे थे उस टाइम पे? हाँ, डेस्परेशन थी तो आप ओवर ट्राई करते हैं, हाँ, कई बार बैट्समैन के जोन में बॉल कर जाते हैं। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा ज्यादा डेस्परेट होके विकेट लेने ज्यादा जा रहा था। हाँ वही मतलब, तो वो एक चीज मुझे ऐसा फील हुआ था लास्ट सीजन कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ। फिर ये सीजन स्टार्ट होने के पहले मुझे पता चला कि सर्वटेविया मूव कर रहे हैं केरला में। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, अभी मुझे अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे सिर्फ जो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, जहाँ भी मैं खेला हूँ, मेरा यही रोल रहा है कि मुझे एक तो लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करना है और राइट एरिया में बॉल डाल के विकेट्स लेने हैं। तो मेरा यही प्लानिंग था कि जो मैं करते आ रहा हूँ वही चीज़ों को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके वही चीज़ को मैं यहाँ पे अच्छे से एग्जीक्यूट करूँ। थोड़ा सा शायद मुझे लगा कि आपने जो पेशेंस हाँ, टेस्ट क्रिकेट में correct. चाहिए उस चीज को और आप लेके आए, और डिसिप्लिन जो है वो आपने इस सीजन ज्यादा दिखाया। वो चीज हाँ, रही आपके लिए वो जो तो काम चीज़ है करी? ही, बट वो जो आपको डेस्परेशन वाली बात की ना मैंने, कि इस बार मेरे पास वो डेस्परेशन नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिलने ही वाली है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे बस जो मैं करते आया हूँ मेरे को वो अच्छे से करना है, बस यही मेरा प्लान था। बेसिकली आपको एक क्लैरिटी मिल गई थी हाँ, आदित्य correct. सरवटे के जाने के बाद कि मैं खेलूंगा। हाँ, वो कॉन्फिडेंस भी आपको दे रहा था, वो डेस्परेशन भी आपके माइंड से निकल गई, और आप जो करना चाहते थे उसको आपने खुल के जो है वो एग्जीक्यूट किया। एग्जैक्टली। बट हाँ, ऑब्वियसली वो मेरा ऑफ सीजन में मेहनत भी रहा है कि मैं बॉलिंग पे, मतलब सी मेरा लास्ट ईयर में मुझे जो ऐसा लगा कि मैं बैटिंग में और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता था। जो सीजन हम मुंबई से फाइनल हारे, अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 100% पे नहीं हूँ अपने बैटिंग के। तो मैं ऑफ सीजन में बहुत मेहनत किया ये वाले, मैंने साइड आर्म पे बहुत बैटिंग की। यश थोरात को लेके मैं पर्सनल 1-2 घंटा मैंने नॉन स्टॉप 2 घंटा तो कम से कम करता ही था मैं। फिर प्लास्टिक बॉल हो गया या गीला टेनिस बॉल हो गया, तो मैंने वो चीज़ पे वर्क किया। इवन बॉलिंग के लिए मैं चेन्नई लीग तो खेलता ही हूँ, तो ऑफ सीजन में वो बहुत अच्छे मैचेस हो जाते हैं कि उसमें आइडिया आता है कि स्लो फ्लैट विकेट्स पे कैसे बॉल डालना, वहाँ पे अच्छी खासी बॉलिंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से मेरा ना प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ था बिफोर द सीजन। सो बेसिकली आपका हार्डवर्क था जो आपको ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के गया, और आपने लगभग 500 रन बनाए हैं। आपने 500 रन प्लस 69 विकेट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट आपकी सबसे अच्छी गेंदबाजी का जो स्पेल था वो कौन सा था इस सीजन? हाँ, ये 7-5 विकेट हॉल हैं आपके, और 2 डिफिकल्ट 10 क्वेश्चन विकेट आपने इन मैच लिए हैं। सी अगर मैं सिर्फ बॉलिंग का परफॉर्मेंस बोलूँ तो मुझे लगता है कि हिमाचल वाला बहुत अच्छा था। वो गेम कहाँ पे था? नागपुर में था, वो भी अच्छा। अच्छा, वो एक अच्छा था सिर्फ बॉलिंग का अगर बोलूँ तो। बट अगर ओवरऑल दोनों चीज़ में मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि हैदराबाद वाला मैच सबसे अच्छा था, क्योंकि मैंने उसमें कुछ 8 विकेट्स लिए थे उस मैच में, और दोनों इनिंग्स 50 किया था। और फर्स्ट इनिंग का 50 था जब हमारी टीम कुछ 70 रन पे 7 हो गए थे, वहां से मैं कुछ 180 तक लेके गया था। बिल्कुल, वो दोनों पारियों में आपके 50 थे। हाँ, तो वो एक मैच मेरे लिए बहुत अच्छा था। और इवन ऑब्वियसली फाइनल्स तो मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि 2 विकेट तो मुझे जल्दी मिल गए थे, बट जो 69th विकेट था उसके लिए मेरे को लंबा बॉल डालना पड़ा था। हाँ, तो क्योंकि सचिन बेबी जो खड़े हो गए थे वो आउट ही नहीं हो रहे थे, और इवन जलज भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे। हाँ। तो उस समय क्या हो गया था, जब मैं बॉल डाल रहा था ना, तो मेरे ये फिंगर पे एग्जैक्टली यहाँ पे कट गया था बॉल और ये डालते। तो बॉलिंग यहाँ हैंड से, था। हाँ, और यहाँ से खून निकल रहा था वो टाइम पे। तो लास्ट 10-12 ओवर मैंने इधर से खून निकल रहा था, और मैं कैसे तो भी करके मैंने पूरा एफर्ट लगा के डाला। लास्ट 10-12 ओवर में मेरा पूरा यहाँ से कट गया था। मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा। तो वो उसमें मैं फिर उसके बाद भी बॉल डाल रहा था, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि ये बार तो नहीं हारना है फाइनल्स, क्योंकि वो अगर सचिन भी आउट नहीं होते या जलज सक्सेना आउट नहीं होते तो वो फर्स्ट इनिंग लीड दूर नहीं रह जाता उनके लिए। हाँ, फर्स्ट इनिंग वो तो भी बहुत क्लोज ये था। स्पेल भी मेरे लिए था क्रूशियल, क्योंकि मैं वो पुश योर लिमिट्स वाला जो आई थिंक जो मेंटल डिटर्मिनेशन जो आपने बेसिकली दिखाया वो नहीं, वो चीज तो मैं आपको बोला स्टार्टिंग में ही बोला कि इस बार नहीं हारना है फाइनल, ये मेंटालिटी हम सबका ही था, ये पूरी टीम का था, मतलब कि इस बार हारना नहीं है। करेक्ट, क्योंकि हार इससे जस्ट पहले भी मिली थी विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में, और आपने क्या पारी खेली थी। मतलब मैं देख रहा था मैच, और उधर 6 विकेट गिर गए 223 रन पे, 350 बनाए थे कर्नाटका ने। अब मैंने कहा अब तो क्या ही जीतेंगे। और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपके सामने बैठ के ये बात, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हर्ष दुबे इस तरह की हिटिंग कर सकता है। मैंने आपको बैटिंग करते हुए देखा था, सो मुझे ऐसा लगता था कि मोर लाइक अ बैट्समैन जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करता है, जो अच्छी बल्लेबाजी वहां पे करता है। शॉट्स मेकिंग एबिलिटी तो मैंने उस दिन देखी आपकी, जो आपने 30 गेंद में 65 रन आपने बनाए,
और 223 से मैच वहां पहुंच गया था जब 2 ओवर में 37 रन चाहिए थे। करेक्ट। और वो ऐसा लग रहा था कि अब तो बन ही जाएंगे, क्योंकि जैसी हिटिंग आपकी हो रही थी, अगर वो शॉट नहीं खेला होता दर्शन नालकंडे ने, तो पहले तो उस पे बताओ और उस पारी पे भी बताओ। दर्शन नालकंडे ने वो शॉट खेला, उसके बाद आपने उनको कुछ बोला? नहीं, मैं अभी क्या ही बोलूंगा। वो मतलब कि थोड़ा वो 50-50 था। अगर वो छक्का निकल गया रहता तो सब ताली बजाए रहते थे। ये तो क्रिकेट में होता ही है। तो है ही। सी ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कभी रहा नहीं है मेरा कि मैं सिर्फ रेड बॉल अच्छा खेलता हूँ। ये एक पर्सपेक्टिव बन गया है, क्योंकि क्या हुआ है कि मैं जब एज ग्रुप में क्रॉस किया ना अंडर 19, हाँ। तो फिर मैं मोस्टली ना मैं सीनियर टीम के साथ रहता था, एज ग्रुप नहीं खेलने मिलता था, वनडेज वगैरह। तो मैं सीनियर टीम में ना मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी वाइट बॉल खेलने की। तो मेरे आप अगर नोटिस करेंगे तो मैं 2021 में डेब्यू हुआ है मेरा, बट मैं सिर्फ पिछले 2 साल से मैं पूरे मैच खेल रहा हूँ वाइट बॉल के। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी वाइट बॉल में, मुझे ऐसा फील हुआ। तो और इवन बैटिंग में मैंने बहुत वर्क किया, आपको जैसे मैं बोला कि लास्ट नहीं, सीजन आप रन बना रहे थे, मतलब इट वाज नॉट लाइक कि रन नहीं बना रहे थे आप वाइट बॉल क्रिकेट में, बट जो उस दिन आपने छक्के मारे, मतलब इट वाज लाइक कि कोई भी बड़ा स्ट्राइकर आप आज की डेट में अगर बात करें तो वैसे बैटिंग हो रही थी, और मैच आपने अकेले अपने दम पे वहां तक आप लेके गए। तो वो बड़ी ऐसी इनिंग थी कि लोग जो है, अभी जैसे वैभव सूर्यवंशी ने पारी खेली स्टेडियम में, जितने भी लोग खड़े थे हर कोई जो है वो तालियां बजा रहा था उसके लिए, चाहे वो जिस भी टीम का हो। वो फाइनल में भी आपकी बैटिंग देखने के बाद मैं वीडियो करता हूँ, मेरे सारे व्यूअर्स आके ये कह रहे थे कि हैट्स ऑफ टू हर्ष दुबे, जो उसने पारी खेली है बहुत ही कमाल की पारी थी। वो अगर जीत गए रहते ना तो फिर और मजा आया रहता था। बट वही है कि हमेशा क्रिकेट नहीं, बट मुझे उस पारी में जो आपका माइंडसेट था कि आप आए 223 पे 6, और उसके बाद बैटिंग भी कुछ खास थी नहीं, आप अकेले ही बचे हुए थे और 350 आप चेज कर रहे थे, और ये जो रन बचे हुए थे बनाने के लिए, वो भी 10 ओवर के आसपास ही रन बचे थे। आपको 10 ओवर में कुछ 120 या कुछ ऐसे रन चाहिए थे। सी जब मैं मुझे ऐसा बोला हुआ था कि अगर जितेश शर्मा जल्दी आउट हुआ तो फिर मेरे को जाना है ऊपर में बैटिंग को, मतलब 30 ओवर्स के आसपास जीतू भाई गए थे बैटिंग को। तो फिर कोच ने बोला था कि अगर कोच और करुण का डिसीजन था कि अगर जल्दी विकेट गिरा तो हर्ष को भेज देंगे। तो फिर मैं पैड वैड पहन के बैठा था 30th ओवर से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा लेट विकेट गिरा, तो मैं चलो ठीक है अभी, फिर शुभम दुबे गए। तो फिर वो खेले फिर वो आउट हो गए। तो मेरा इतना ना, देख भाई डिफेंस करके तो कोई मतलब नहीं है, या फिर तू एक रन लेगा तो कोई मतलब नहीं है। खेलना है तो जीत के लिए खेलना है, मार के आउट हो गया तो कुछ नहीं बांधा। तो मैं यही सोचा था कि जाऊंगा, और मुझे करुण ने बताया था एक बॉलर के बारे में कि ये यही डालेगा। तो फिर मैं प्लान करके था कि कृष्णा को आपने बहुत मार मारी थी उस मैच में। तो मेरा माइंडसेट यही था कि मैं जाऊंगा और जो मेरा जो शॉट्स है मैं उसको बैक करूंगा और वो चीज खेलने का ट्राई करूंगा। तो उसी चीज को मैं एग्जीक्यूट करते गया और इवन अच्छा होते गया। और बात रही प्रसिद्ध कृष्णा की, तो एक ओवर मैं बताता हूँ आपको, एक ओवर पहले मैंने उनको ऐसा पुल मारा था स्लोअर बाउंसर पे। तो मुझे लगा था कि नेक्स्ट बॉल वो तेज बाउंसर डालेंगे, और एग्जैक्टली उन्होंने वही डाला। तो जो मैं सोच रहा था वो हो रहा था, तो कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि अभी ये डाल सकता है, तो मैं उसके लिए रेडी था। तो मे बी वो दिन अच्छा, मेरा एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा था, जो चीज़ मैं सोच रहा था उसका। तो और इवन वो ऑब्वियसली मेहनत का भी, जो भी मैंने मेहनत किया ऑफ सीजन में, उसका भी रिजल्ट है ही वो एक तरह से। जब वो बेसिकली आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज एक तरह से पूरा ट्रांसलेट होती है और आप अच्छे जोन में होते कर रहे होते हैं, तो आप प्रीएम्प्ट करने लग जाते हैं कि बॉलर क्या करने वाला है, और शायद वही हो रहा था आपके साथ। और इवन मैं उसके पहले अंडर 23 खेल के आया था जस्ट, तो मेरे उधर भी अच्छे रन थे, मतलब 3-4 मैच में अंडर 23 के खेला था उधर, कुछ 60 के एवरेज से मैंने रन किया था टोटल। और वो फाइनल में पहली बार बैटिंग आया था पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि करुण भाई बैटिंग करने नहीं दे रहे थे किसी को। इस सीजन जो है वो कमाल की बल्लेबाजी की है, बट 100% ओवरऑल जो है वो आपकी परफॉर्मेंस और वो मैच। हाँ, दर्शन नालकंडे पे आपने बताया नहीं। हाँ, उस पे क्या बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई, कुछ तो बात हुई होगी। भैया भी बहुत, बोला क्या होगा? दर्शन दा भी रिग्रेट कर रहे थे कि यार नहीं मारना था, या पूरा थोड़ा और मार देना था, निकल गया रहता था। अभी फिर वो ब्लेम करके मतलब नहीं आता ना। ब्लेम नहीं, बट वो एक क्या होता है ना, दोस्तों में बात तो होती है, ब्लेम नहीं करते। भैया यार मार दिए रहते, पूरा निकल गया रहता, हो गया रहता था यार, फिर ट्रॉफी। क्योंकि ये तो लग रहा था उस दिन की वो 2 ओवर में 37 रन। एक तो उसके भी अच्छे लग गए थे ना, उसने भी 2 चौके मार, एक छक्का और एक चौका मार दिया था, उसका भी अच्छा कनेक्ट हो रहा था वो दिन। तो फिर मैं बोला आज बन जाएगा, बट वही है कि फेरी टेल एंडिंग हमेशा नहीं मिलती क्रिकेट में।
तब आपकी बॉलिंग पर स्पेसिफिकली आते हाँ। हैं कि बॉलिंग जो आप करते हैं, परफॉर्मेंसेस और सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आप किसको आइडलाइज़ करते हैं जब आपने लेफ्ट आर्म स्पिन करनी शुरू की? तो कौन-सा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है आप देखते हैं कि मेरे को इसके जैसी गेंदबाजी करनी है? मैं जब क्रिकेट शुरू किया ना तो मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता था रविंद्र जडेजा को। तो मतलब मैं ऑलमोस्ट पूरा कोशिश करता था कि मैं सेम एक्शन कॉपी करके डालूँ जैसा उनका लोडिंग वगैरह है। तो फिर धीरे-धीरे फिर वो ऑब्वियसली जो मेरा बॉडी जैसा रिएक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो पूरा सेम तो हो नहीं सकता। तो धीरे-धीरे जो भी ऑटोमेटिक चेंजेस होते गए अंडर 14 से लेके जो अभी तक चेंजेस होते गए। फिर मैं इवन बहुत चीज़ नोटिस करता हूँ कि आर अश्विन कैसे बॉल डालते हैं, क्या वो करते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो सोच सकते हैं ये मैच में। जैसे कि मैं एक सीरीज़ बताऊँगा जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हुई थी उनकी, इंडिया इंग्लैंड जो हुआ था। तो उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया था कि वो घुमाने से ज़्यादा वो फ़ोकस कर रहे थे अंडर कट करने का। वो पता नहीं उनका क्या प्लानिंग रहा होगा क्योंकि वो सोचते बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ को लेके। क्रिकेटिंग ब्रेन उनका वैसे ही पूरे दिन भर चलते रहता है। तो वो चीज़ मैं वही सोचता हूँ कि वो क्या मतलब हर सीरीज़ में वो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। कभी वो कुछ एक्शन में चेंज करेंगे, कभी वो कुछ लोडिंग में चेंज करेंगे, कभी बॉल कैसा रिलीज़ हो रहा है। तो वही मेरा एक चीज़ रहता है कि मैं कितना ज़्यादा अपने बॉलिंग को लोगों से देख के सीखूँ या मैं क्या अपने एक्शन के हिसाब से क्या मैं अपने क्रिकेट में डाल सकता हूँ, क्या अपने बॉलिंग में ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा ये थिंकिंग चलते रहता है बट मैं हमेशा नहीं सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में। बट जब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे अभी ये चीज़ के बारे में करना है या ये चीज़ हो रही है तो मैं उतना वो सब चीज़ें लेता हूँ, जो भी चीज़ मुझे जिससे लगती है। अच्छा, आपने रविंद्र जडेजा का नाम लिया और अब तो काफ़ी सारे लोग आपको रविंद्र जडेजा के साथ कंपैरिजन भी कर रहे हैं, उनके रिप्लेसमेंट की बात भी कर रहे हैं। हमने भी अभी की ही एक तरह से, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। लेकिन आपका जो बॉलिंग एक्शन है अब, आई डोंट नो पहले शुरू में कैसा था, बट अब चेंज होते-होते वो कुछ-कुछ रंगना हैरात की झलक आने लग गई है उसमें। पता नहीं, इतना तो मैं भी नोटिस नहीं किया ऑनेस्टली। मैंने नोटिस किया है और मैंने उसको गौर से देखा है। उसमें आपकी थोड़ी-सी जो रंगना हैरात जिस तरह से रिलीज़ करते थे, बॉल करते थे, और ऑब्वियसली वो भी टेस्ट क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर Correct. कोई जो सबसे ज़्यादा विकेट जिसने लिए हैं वो वही है। वही है, ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर आप Correct. कह सकते हैं, वो वही है। तो वो वाली चीज़ तो आपकी गेंदबाजी में आने लग गई और आपको सक्सेस भी मिल रही है। तो उनसे कुछ आप इंस्पायर हुए या कोई कनेक्शन है आपका, या बट मैं सिर्फ देखता मेरा ऐसे गेस बैक है ये? नहीं, ऐसा कुछ मैंने सोच के तो नहीं किया कि वही एक्शन कॉपी करूंगा। बट हाँ, मैं बॉलिंग वगैरह देखता था। जैसे बचपन में मेरे को एक शौक था, एक ना आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बॉलिंग कंपाइलेशन करके वीडियोस आते हैं जिसमें 30-40 मिनट का वो विकेट्स रहते हैं सिर्फ बॉलर्स के। अच्छा। अगर आप किसी का भी डालेंगे, जैसे उसमें रंगना हैरत का है, रविंद्र जडेजा का है, आर अश्विन का है, वो मतलब उनके कैसा पूरे जितने भी उनके करियर के विकेट्स है तो मोस्टली पूरे रहते हैं उसमें। अच्छा। तो वो मैं बचपन में देखता था कि कैसे कैसे बोल्ड हो रहा है कैसे। तो ऐसा मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक्शन को उनकी तरह सेम करता। बट उनको आप देखते थे ना? देखता तो था, तो इसीलिए वो चीज़ आई है। मैंने फील करी हो है। सकता है, पता आप नहीं। पता नहीं एडमिट करें या ना करें नहीं उस नहीं बात वैसा को। एडमिट करने की बात ही नहीं, बट मैंने ऐसा कभी उतना नोटिस नहीं किया ये चीज पे। अच्छा, तो अश्विन के साथ आपका काफ़ी कन्वर्सेशन होता रहता है, आपको वो मेंटोर भी करते हैं, और एक स्टोरी मुझे पता चली थी जो आप चेन्नई लीग खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको आर अश्विन ने ही बुलाया था। तो पहले तो ये बताइए वो स्टोरी क्या थी जो आप चेन्नई लीग खेलने के लिए गए, और फिर अश्विन का क्या रोल रहता है आपको मेंटरशिप में, क्या-क्या चीज़ें वो आपको गाइड करते रहते हैं? तो वो कैसा हुआ था कि हमारा अंडर 25 का टूर्नामेंट चल रहा था जस्ट कोविड के बाद, जो 3-3 लीग मैच थे फिर उसके नॉकआउट्स थे। तो उस समय में हमारा सेमीफाइनल था, आई थिंक, हाँ सेमीफाइनल था एमपी के साथ। तो मैं वो मैच में कुछ फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में 7 विकेट्स लिया था बॉलिंग में, और फिर बैटिंग कर रहा था 60 कुछ तो भी 50-60 नॉट आउट। तो मैं बोला, मैं एकदम थक गया था, मैं बस में जाके ऐसा एकदम आराम से लेटा हुआ था। तो मुझे रजनीश गुरबानी का कॉल आता है। अच्छा, जो फास्ट बॉलर हाँ, विदर्भ के लिए जो खेले थे, अभी महाराष्ट्र के लिए खेल रहे हैं। तो उनका कॉल आया मुझे कि हर्ष, अश्विन भाई मेरे साथ बैठे हैं, वो पूछ रहे थे तू चेन्नई लीग खेलेगा क्या। उस टाइम वो आरआर में थे? आरआर में एज अ नेट बॉलर थे वो। अच्छा। तो भैया भी चेस खेलते हैं और अश्विन भैया को भी शौक है चेस खेलने का, तो शायद वो चेस खेल रहे थे उस समय। उनका यही बोले कि तू चेन्नई लीग खेलेगा क्या। मैं बोला, यार भैया बताता हूँ आपको, क्योंकि उस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि चेन्नई लीग होता क्या है। क्योंकि मैं उस समय क्या जस्ट 19 ओवरेज हुआ था और कुछ आइडिया नहीं था चेन्नई लीग रहता क्या है, उधर क्या है। फिर मैं बोला कि भैया मैं आपको पूछ के बताता हूँ एक बार। तो फिर मैं सरवटे भैया को कॉल किया कि भैया मुझे ऐसा ऐसा ऑफर आया है चेन्नई लीग का, तो मैं क्या करूँ। तो बोले बिल्कुल जा, बोले बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, तो ऑफ सीजन के लिए अच्छा है, मतलब सीखने मिलेगा तेरे को बहुत चीज़ें, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो बिंदास जा बोले।
तो फिर मैं उनको हाँ बोला, फिर वहाँ से उन्होंने जो भी चीज़ रहता है फॉर्म वगैरह वो सब भिजाया वगैरह, फिर उनके टीम के लिए जाके खेला मैं। और रही बात मेंटरशिप की, तो मेरी उनसे बात होती है कभी कभार, जैसे अभी लास्ट टाइम उन्होंने ट्वीट किया था जब मैं लीग स्टेज तक हाईएस्ट विकेट टेकर था, उस समय उनका ट्वीट किया था उन्होंने। और इवन फाइनल्स के बाद उनका कमेंट आया था फोटो पे, तो बीच बीच में बात होती रहती है उनसे। कुछ स्पेसिफिक चीज जो आपको वो बॉलिंग में बताते हैं कि इस चीज पे काम करना है? मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तब उन्होंने यही बोला था कि अभी बॉलिंग अच्छा हो रहा है ना, तो ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। अगर अच्छा बॉल छूट रहा है, और तेरा जितना मैंने देखा तो तेरा बॉल अच्छा छूट रहा है, तो तेरे को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की कि तू कुछ चेंज कर। तो जैसा जब दिक्कत आएगी तब देखेंगे, अभी जो चल रहा है वो चलने दे। और इवन बैटिंग का उन्होंने मुझे टिप दिया था कि पहले कैसा, मैं एक मैच खेल रहा था सेमीफाइनल्स, वहीं का हम उस साल फाइनल जीते हम लोग। तो सेमीफाइनल्स में हमारी मैं गया कुछ 20 ऑड रन पे आउट हो गया। तो भैया, मैं बाहर आके बैठा तो भैया से बॉलिंग का पूछ रहा था थोड़ा उस समय। अब वो मेरे लिए एकदम फैन बॉय मोमेंट था कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट नहीं सेकंड टाइम मिल रहा था वहाँ पे ही। तो उन्होंने यही बोला कि तू एक चीज़ मैंने देखी तेरे बैटिंग में, तू बैटिंग बहुत अच्छी करता है, पर ज़रूरी नहीं तेरे को हर शॉट हर विकेट पे मारना है। थोड़ा खुद को कंट्रोल कर, तेरे जो शॉट्स है उसको कंट्रोल कर और फिर खेल, बोला जितना हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट मैच जो हमारा फाइनल्स था, उसमें फिर मेरा और ऋषि धवन का पार्टनरशिप हुआ था कुछ 200 रन का। तो ऋषि धवन ने कुछ 112 किया था और मैंने भी सेम 112 किया था। तो फर्स्ट टाइम हमारी टीम ने फाइनल जीता था। तो फिर वो चीज़, मैं कुछ चीज़ें जो मुझे लगती है, जैसे कि वो कोई भी हो सकता है, चाहे मेरा जूनियर क्यों ना हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि मेरे ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है, तो वो चीज़ मैं अपने अंदर लेने का ट्राई करता हूँ। अच्छा, इसके बाद व्हाइट वॉल पे अगर बात करें और आईपीएल में आपने ट्रायल दिया 3-4 टीम का, मुंबई का भी दिया, आरसीबी, एसआरएच, आरआर, करेक्ट। आई थिंक 4 टीम का ट्रायल आपने दिया। तो एक तो आईपीएल में अभी तक आपको पिक नहीं किया गया। दूसरा, अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखो, रेड बॉल क्रिकेट इज टॉप क्लास, मतलब कोई आपके आसपास नहीं। आसपास मुझे इससे भी याद आया कि 69 विकेट आपके थे और सेकंड हाईएस्ट 44 था इस सीजन, करेक्ट है ना? तो आसपास भी नहीं है। तो आप उससे 1.5 गुना विकेट लेके बैठे हैं। और वैसे भी ओवरऑल भी देखें हर जगह, मतलब रेड बॉल क्रिकेट में आपके आसपास कोई नहीं है, बट व्हाइट बॉल में उतनी सक्सेस नहीं मिली है, चाहे वो लिस्ट ए में हो, चाहे T20 में हो या आईपीएल के लेवल पर। तो उसके बारे में कहाँ पर गाड़ी अटक रही है? मैं आपको वही चीज़ बता रहा था, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का। तो लास्ट सीजन जो मैं खेला अभी, ये विजय हजारे जो हम फाइनल हारे, तो उसमें मेरे कुछ 8-9 मैच में 14 विकेट थे। तो उसमें भी मैं इंडिया में टॉप 10 पे था। तो और इवन रन बैटिंग का तो अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं। तो और इवन उसके पिछले साल जब मैं खेला था विजय हजारे, तो वो साल मेरे विकेट्स कम थे, बट मेरे रन्स में कुछ मेरा 30-40 का एवरेज था वो सीजन बैटिंग में। जितने भी, मतलब मोस्टली क्या होता है ना कि हमारे टीम में बैटिंग बहुत लंबी रहती है, तो मेरी बैटिंग आते आते बहुत नीचे हो जाता है। तो लास्ट ईयर भी यही हो रहा था कि मैं पैड पहन रहा था, जो जब पैड पहन रहा उसके बाद विकेट ही नहीं गिर रहा है। तो मुझे ये लग रहा था कि अभी आएगा बैटिंग, फिर पैड पहन रहा उतार दे रहा हूँ, पैड पहन रहा उतार दे रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी की बात है कि मुझे जब अच्छे, और जैसे कि लास्ट ईयर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छे से मुझे खेलने का मौका मिला। लास्ट टाइम में पहली बार मैं फर्स्ट स्पिनर करके खेला हूँ अपनी टीम के लिए, तो मेरा अच्छा रहा है। अब जैसे कि विजय हजारे में टॉप 10 हाईएस्ट विकेट टेकर्स में अच्छा ही है, मतलब फर्स्ट टाइम में अगर सीनियर, मतलब सेकंड टाइम इवन अच्छा पूरा सीजन मिल रहा है मुझे विजय हजारे का। इवन उसके पहले जो मैं सीजन खेला विजय हजारे का, उसमें तो जस्ट मैचेस के 2 दिन पहले सर्वेटे भैया इंजर्ड हुए थे, उनका एंकल ट्विस्ट हो गया था वार्म अप में। तो तब मुझे पता चला, अरे हाँ, अभी मेरे को खेलने फिर से मिलेगा अच्छे से। तो वही एक चीज़ मुझे लगती है कि एक तो आपको अपॉर्चुनिटी कितने अच्छे से मिल रही, क्लैरिटी कितना है आपके माइंड में कि आपको खेलने मिलेगा, आपका क्या रोल रहेगा। तो फर्स्ट टाइम जब वो सीजन था पिछले के पिछला वाला, तो मुझे कैप्टन, मतलब अथर्व तायडे उस समय कैप्टन था, तो उसने मुझे रूम में बुलाया था। वो बोल रहा था कि देख हर्ष, तू पूरे मैच खेलेगा, मैं इतना तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, बट तेरे को क्या लगता है कि तू क्या और अच्छा कर सकता है? मैं बोला, देख भाई, मेरे को मेरा पोटेंशियल पता है। मैंने बैटिंग में अपना 100% पोटेंशियल पे अभी तक मैं कुछ खेला ही नहीं हूँ सीनियर में। तो मुझे पता है कि मैं ये टूर्नामेंट में अच्छा करने वाला हूँ अपने टीम के लिए, एटलीस्ट मैं 1-2 मैच जिता के दूंगा, मुझे इतना पता है। तो तू उस चीज़ का टेंशन मतलब, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ और मैं वो करूँगा। तो मैंने उसको सीधा बोला था, तो उसने बोला था ठीक है, मुझे बस यही सुनना था जैसे।
तो फिर उसके बाद मैं वो एक मैच का बताता हूँ। महाराष्ट्र के साथ मैच था, उसमें कुछ 40 ओवर्स का लेट स्टार्ट हुआ था, तो कुछ 250 का टारगेट दिया था हमको महाराष्ट्र ने। तो उसमें मुझे भेजे थे 5 नंबर बैटिंग, क्योंकि जल्दी आउट हो गए थे। नहीं सॉरी, हाँ, लेफ्ट हैंडर ऊपर चाहिए था। जो मेरे पहले थे वो थोड़े हिटिंग वाले थे, और मैं थोड़ा कैसा गेम चला के खेलता हूँ, दोनों तरह से खेल हाँ, सकते हैं। तो मुझे भेजे ऊपर। वो मैच में मैं 60 नॉट आउट करके मैच जिता के लाया था। तो वहां से मुझे फिर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है वो एक कॉन्फिडेंस की बात थी, और लास्ट ईयर जब मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छे से मिली तो मैंने प्रूव किया है। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अपॉर्चुनिटीज आपको अभी तक व्हाइट बॉल क्रिकेट में वैसे मिली नहीं है, टीमों ने ट्रायल लिया भी है आईपीएल में भी, तो पिक नहीं किया क्योंकि उन्होंने आपका पोटेंशियल अभी तक रियलाइज नहीं किया है। बट मैं आपसे एज अ बॉलर एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट में बॉलिंग करना और वाइट बॉल क्रिकेट में बॉलिंग करना, क्या माइंडसेट का क्या डिफरेंस होता है और स्किल सेट का क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि एक जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है कि टेस्ट क्रिकेट में जब आप बॉल करते हैं तो आप ज़्यादा विकेट लेने के लिए ही देखते हैं। देखना तो आपको वाइट बॉल में भी है, बट सम टाइम आपको सिचुएशन भी देखनी होती है कि मैच सिचुएशन क्या है, कि मैं अपना ओवर अच्छा फिनिश करूं, या रन रोकने के लिए भी देखना होता है आपको। T20 क्रिकेट में कई बार सिचुएशन ऐसी होती है। तो आपको क्या लगता है कि वाइट बॉल में क्या आपका माइंडसेट रहता है और क्या क्या चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं अभी? मुझे ऐसा लगता है कि वाइट बॉल में आप हमेशा विकेट लेने नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा सिनेरियो रहता है कि आपको रन दबाना है, रन नहीं इजीली नहीं देना है। रेड बॉल में कैसा रहता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा रहता है, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूँगा, बट आप विकेट लेने जा सकते हो कि मैं थोड़ा अटैकिंग फील्ड से अटैकिंग लाइन लेंथ पे बॉल कर सकते हैं। थोड़ा एक तो फील्डर अंदर के बढ़ा दिए, हाँ। बट आप उसमें वैसा वाइट बॉल में नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा बॉल का भी डिफरेंस रहता है, क्योंकि एसजी का बॉल थोड़ा डिप होता है, हाँ। बट वो कूकापुरा में नहीं होता है। कूकापुरा अच्छा विकेट रहा तो मस्त बैट पे आता है। तो वही एक जो स्मार्टनेस रहता है कि अभी ये मेरे को चांस ले सकता है, तो उसमें तुम कैसे बचोगे या कैसे उसके आर्क से दूर रहोगे। तो ये सब चीज आपको लर्न, मतलब वाइट बॉल कैसा है, T20 और मोस्टली T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा आप समझोगे कि क्या सिनेरियोस में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो एक चीज है जो, मतलब वो जो और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कि और अच्छा अवेयरनेस। अच्छा, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। आप मेरे को बताना, अक्षर पटेल को आपने गेंदबाजी करते हुए देखा है, और अक्षर पटेल या कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर जब रेड बॉल में गेंदबाजी करता है तो बॉल ज्यादा घुमाता है ना, स्पिन ज्यादा कराने की तरफ देखता है। बट जब वो T20 क्रिकेट में आते हैं तो ज्यादातर अंडरकट करेंगे, एंगल्स का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा राउंड आर्म मारते हैं जिससे कि क्रैम्प करें, बैट्समैन को रूम ना मिले, तेज आए, थोड़ा नीचे आए, एलिवेशन ना मिले, वो सब टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेक्निकल डिफरेंस आपको लगता है, और आप ये चीजें अपनी गेंदबाजी में करने की कोशिश कर रहे हैं, एंगल्स का यूज करना? वो चीज तो मैं करता ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज नहीं करता हूँ, बट हाँ कि वो चीज में वो बहुत समय से कर रहे हैं ना, तो उनको आइडिया अच्छा आ गया, क्योंकि वो आईपीएल के सर्किट में बहुत सालों से है। आईपीएल का सर्किट हो गया या फिर ऊपर के सर्किट में बहुत समय से, तो उनको वो चीज का आइडिया है। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा, एक स्पिनर कब अच्छा होता है, जब वो एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होते जाता है। आप अगर कोई अंडर-19 के स्पिनर को भी उठा लोगे, कितना भी स्किलफुल रहा, बट अगर एक बार मार पड़ गई तो वो क्या करेगा। तो वो कैसा है कि आप कितने ज्यादा बार वो सिनेरियो में आप आ चुके हो, कितने बार वो सिचुएशन में आप फंसे हो कि मेरे को मार पड़ रही है, मैं क्या करूं। तो बॉलर वैसे ही सीखता है कि कितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस हो चुके हो वो सिनेरियो से। तो वो एक चीज मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे ही मैं सीखूंगा, जैसे कि रेड बॉल का है, क्योंकि हमारे यहाँ कैसा है कि हम बचपन से रेड बॉल से ही खेलते आए। जैसे कि आप नॉर्थ साइड में जितना जाओगे उतना शॉर्टर फॉर्मेट्स वाला क्रिकेट ज्यादा है, नॉर्थ साइड में हो गया। तो ये चीज का कल्चर हमारे यहाँ थोड़ा कम है, जिससे कि अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हमारा VPL होने वाला है ये टाइम पे, VPL प्रो T20 लीग, तो वो चीज से धीरे धीरे और एक्सपोजर मिलेगा और आइडिया आएगा, बेटर आइडिया आएगा बच्चों को, या इवन सबको ही, किसी को भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो यंग आ रहे हैं उनको ही। तो वो चीज है कि आप कैसे कितना ज्यादा मैच खेल के एक्सपीरियंस ले सकते हो वो चीज का। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने स्पेसिफिकली बोला था कि हर्ष से पूछना, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप व्हाइट बॉल में भी अच्छा करो जैसे आप रेड बॉल क्रिकेट में कर रहे हो। एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं स्पेक्टेटर्स की, व्यूअर्स की, कि आपने रेड बॉल में किया तो व्हाइट बॉल में भी वैसे ही होना चाहिए। वो तो वो रहता है। तो स्पेसिफिकली ये सवाल क्रिकेटर को है ना, अगर हर क्रिकेटर को, जो भी अगर कोई रेड बॉल ज्यादा अच्छा खेलता है तो उसको भी वही होगा कि यार मेरे को IPL खेलना है। वो चीज उसके माइंड में रहेगा ही
कि आईपीएल कैसा है कि एक और बेटर प्लेटफॉर्म है आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि अगर आप वहाँ पे अच्छा करोगे तो जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो मुझे ये लगता है कि आईपीएल खेलना इम्पोर्टेंट तो है ही वो, बट कैसे खेलना है, एक तो वो चीज़ रहती है कि आप कभी कभार बहुत डेस्परेट होते हो और कभी कभार बहुत आगे का सोचने लग जाते हो कि मुझे आईपीएल खेलना है, बट जो छोटी छोटी चीज़ है, जो प्रोसेस रहता है, आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो। तो मुझे ये लगता है कि आप कितना अच्छा आपका ऑफ सीजन प्रैक्टिस, जो आपका प्रोसेस है, जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो, वो चीज़ फॉलो करोगे तो मुझे लगता है रिजल्ट आपको कभी ना कभी मिलेगा ही वो चीज़ का, चाहे लेट मिले या पहले मिले। नहीं, मुझे लगता है कि आपने अच्छा किया है, और जो आपने लॉजिक दिया है कि विद द एक्सपीरियंस ये चीज़ें आती हैं, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट की खास करके जो चालाकियाँ हैं, अक्षर पटेल हों, कृणाल पांड्या हों, या जो भी हैं, मतलब जो आजकल T20 में बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने तरह की गेंदबाजी से, तो इन्होंने भी वक्त लिया है। ऐसा नहीं है कि पहला मैच खेल रहे थे तभी इतने स्मार्ट थे और वो थे, तो बाय द टाइम ही चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। तो ओवरऑल क्रिकेट आपकी बहुत अच्छी जा रही है। अब इतनी अच्छी आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस हुई है, इंडिया ए की टीम इंग्लैंड जाएगी, शेडो टूर जो होना है अभी, इंग्लैंड लॉयंस के साथ मैचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉल अप? बिल्कुल नहीं, सी मैं वही बताता हूँ कि मैं वो सब चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं। तो मेरा यही फोकस रहता है कि मैं कितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहूँ, कि मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास अभी है कि मेरे पास ऑफ सीजन है, मैं कैसे खुद को बेटर करूँ लास्ट ईयर से। वो चीज़ अगर आना रहेगा तो वो आ जाएगा, बट मैं वो चीज़ को सोच के मैं अपना प्रिपरेशन क्यों खराब करूँ ना, कि भाई आ सकता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हाँ, बट अपना प्रिपरेशन करते रहो, आया तो अच्छा बात, नहीं आया तो भी अच्छी बात। मुझे यही है कि मैं कैसे बेटर हूँ कल से, कैसे मैं पिछले टूर्नामेंट से बेटर हूँ, कैसे मैं 2024 से 2025 में बेटर करूँ, बस मेरा यही फोकस रहता है। चलिए, अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जिसमें मैं आपको स्पिनर्स के नाम लूंगा, आपको 2 में से 1 पिक करना है, फिर उसके बाद अगला अगला आता रहेगा। ठीक है। तो पहला पेयर है मिचेल सैंटनर, केशव महाराज। सैंटनर। सैंटनर या अक्षर पटेल? सैंटनर। सैंटनर या साकिब अल हसन? सैंटनर। सैंटनर या रविंद्र जडेजा? जडेजा। जडेजा या डेनियल विटोरी? डिफिकल्ट है ये। जडेजा। जडेजा या रंगना हैरात? जडेजा। जडेजा अल्टीमेट विनर, क्योंकि इसके अलावा कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है नहीं जो मैं यहाँ पर ऐड करूँ उसमें। थोड़ा मतलब वो है, मेरा है एक सॉफ्ट कॉर्नर ही बोलेंगे अभी जडेजा की तरफ, क्योंकि आप बचपन से देखते आ रहा हूँ ना, मतलब वो उन्होंने भी, उनका टेस्ट करियर जस्ट तभी स्टार्ट हुआ है जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो शायद 2011 के आसपास ही उन्होंने टेस्ट अच्छे से खेलना शुरू किया था। हाँ, 2011, और आई थिंक लास्ट 10 साल में उनकी क्रिकेट बहुत कमाल की रही है। तो उनका मैंने स्टार्टिंग में कैसे वो मोर ऑफ अ बैट्समैन से कैसे अभी एकदम प्रॉपर ऑलराउंडर वाला एक जो उन्होंने अपना बना लिया है, हाँ। तो वो चीज मैं मतलब बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ ना, तो वो चीज मेरे लिए है एक सॉफ्ट कॉर्नर। अच्छा, बचपन से मुझे एक चीज और याद आई जो मैं मिस कर गया, एंड में पूछ लेता हूँ। बोलिए ना। आपके फादर के बारे में, कि जब आपने क्रिकेट शुरू की थी तो उन्होंने अपना CISF का जॉब भी छोड़ दिया था, तो मतलब फैमिली के सैक्रिफाइस जो है वो आपके लिए किस तरह से रहे हैं? वो तो बहुत रहा है, जैसे कि मेरी मम्मी का भी सैक्रिफाइस रहा है इसमें। पापा का क्या हुआ था कि जब अंडर 19 में जब खेल रहा था तो पापा का ट्रांसफर बहुत दूर दूर आ रहे थे, तो पापा और मम्मी का यही डिसीजन था कि अभी रहना तो नागपुर में ही है, तो पापा ने भी ये डिसीजन लिया कि अभी इतना दूर जाने से अच्छा मैं इधर ही रहूँ, इस पे फोकस करूँ। तो इधर अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं पापा। अच्छा। और फिर बचपन में मेरे पे फोकस भी किया, 19 के बाद से फिर मेरे पे पूरा उनका मतलब प्रैक्टिस को लेके जाना वाना। फिर उस समय तो मैं फिर थोड़ा बड़ा भी हो गया था, तो मैं खुद से इवन बचपन का बताता हूँ कि मुझे इतना मैंने देखा है कि पापा नाइट ड्यूटी करके आके मतलब रात भर जाग के वो सुबह फिर मुझे ग्राउंड पे लेके आते थे 7 बजे, पूरे दिन मेरे साथ ग्राउंड पे बैठते थे, फिर घर आते थे 2-3 घंटे की नींद लेके, फिर वो रात में ऑफिस जाते थे। और इवन सेम चीज़ मम्मी का भी रहा है। मम्मी मेरा सुबह का कैंप रहता है, मम्मी सुबह 5 बजे उठती थी, मेरे साथ खाना बनाती थी। मैं पहले वी से हमारा फिटनेस कैंप रहता था, तो मैं सुबह उधर जाता था अम्बेडकर ग्राउंड पे, वहाँ पे रनिंग होता था, फिर वापस आता था या नेट जो भी रहा, तो फिर वापस आता था। मम्मी मेरा खाना पैक करके रखती थी। फिर मम्मी बहुत बार मेरे से पहले स्कूल के लिए निकल जाती थी, उनका स्कूल पढ़ाती थी तब वो। फिर पापा जनरली बहुत बार दोपहर में घर पे नहीं रहते थे, तो मैं जाता था स्कूल से, फिर मैं खुद आता था, चाबी एक मेरे पास रहती थी।
फिर मैं घर पे आके खाना जो भी रहता था, मतलब मम्मी बना के जाती थी, तो वही गरम करके जो भी फिर खा के फिर मैं वेट करता था मम्मी अभी आएगी। मम्मी स्कूल से आती थी, फिर मम्मी लेके आती थी, फिर मम्मी लेने आती थी, उसमें मम्मी ट्यूशन भी पढ़ाती थी शाम में। तो वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत, मतलब मैंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, उनका पर्सनल लाइफ कैसे सेक्रीफाइस किया है, मेरे लिए कितना मेहनत किया है मेरे पीछे। तो वो चीज़ जब मैं अच्छा करता हूँ ना, तो मेरे को उनके अंदर जो खुशी दिखती है ना, मुझे फिर लगता है कि हाँ, उनका सेक्रीफाइस में जो भी उन्होंने मेरे लिए किया है तो वो उसका। वो तो खैर अब पेड ऑफ होना शुरू हुआ है। तो अभी कुछ फ्यूचर गोल्स हैं आपके कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है या कुछ? क्योंकि देखो सीजन से पहले आपने कहा कि इस बार रणजी ट्रॉफी जीतनी थी, इस तरह का एक गोल तो था, पूरी टीम का था। तो ऐसे इंडिविजुअल गोल्स कुछ आपने सेट किए हैं अपने लिए? सी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैसा है कि मैं एक चीज़ सीखा हूँ मेरे से, मैं जितना भी मैं अभी खेला हूँ, कि आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि एज ग्रुप में मैंने अच्छा किया था, फिर भी मुझे ये चीज़ आपने अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी सीख ली। हाँ, लोगों को बहुत टाइम लगता है ये क्योंकि सीखने कैसा में। मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं कि मुझे अच्छा किया है बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह गई। तो फिर उसके बाद मेरा यही रहा है कि कुछ नहीं होता, तू मेहनत करते रहे, कभी ना कभी तेरे को मिलेगा। और जो चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं है, वो चीज़ के बारे में सोच के क्या करूँ ना? मेरे हाथ में क्या है? परफॉर्म करना। तो आप परफॉर्म करते रहोगे, कभी ना कभी तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो मेरा यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहो, जो चीज़ आप कर सकते हो, जो चीज़ अभी जैसे कि अभी ऑफ सीजन है, तो मैं अपने जो भी मेरे स्किल सेट पे वर्क करना है, जो भी चीज़ मुझे लगी है कि लास्ट ईयर मैं इसमें कम रहा हूँ, उस पे प्रिपेयर करूँ। और जो मैंने परफॉर्म किया है, मेरे ये साल 100 एक भी नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट ईयर कोशिश करूँगा कि मैं 100 स्कोर करूँ रणजी ट्रॉफी में। जैसे विजय हज़ारे में मैं एक ही बार बैटिंग किया, नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगा कि मैं नीचे जाके फिनिश करूँ जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सब चीज़ तो माइंड में रहता ही है, ये सब चीज़ तो प्लानिंग रहेगा ही कि उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस भी करना चाहिए ना, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फिनिश करना है और मैं जाके ओपनिंग की बैटिंग कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू नहीं है ना तो उस चीज़ का। तो मुझे यही लगता है कि आप कितना अच्छा प्रिपेयर करोगे कि क्या सिनेरियो में आप पहुँच सकते हो मैचेस में। तो वो मुझे लगता है क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो लास्ट सीजन से। तो मुझे एक चीज़ लगती है कि ये चीज़ पे मैं ध्यान दूँगा। बाकी तो मैं वो सब चीज़ पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे जो हाथ में ही नहीं है वो चीज़ सोच के मैं क्या करूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल सही सोच है, होना भी नहीं चाहिए। ये वही मैं बोल रहा था, बीच में इंटरप्ट किया आपको मैंने, कि ये छोटी-छोटी चीज़ें लोगों को ज़िंदगी में बहुत लेट रियलाइज़ होती हैं कि प्रेज़ेंट में जीना सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर की तरफ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे क्रिकेट एस्पिरेंट भी देखते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि? मुझे एक चीज़ लगती है कि आजकल के जनरेशन में बहुत कॉमन हो चुकी है। लोग फैंसी चीज़ें खरीदने की बहुत शौकीन हो गए हैं आजकल। कि जैसे कि मैं अभी किसी को नाम नहीं लूँगा कोई प्लेयर्स का, कि क्योंकि उनके एडिशंस के बैट आते हैं। अच्छा। तो यार मैं इस बंदे का बैट लूँगा, ये बैट से मेरे रन बनेंगे। तो पेरेंट्स भी आजकल सोचते हैं कि हाँ, हाँ, ले लेते हैं। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप क्रिकेट खेलना इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ों के मतलब नाम पे, या जो कि भाई 50,000 का बैट लूँगा, मेरे रन लगेंगे, वो चीज़ एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं वो मेरे सामने लाइव एग्ज़ाम्पल देखा हूँ कि बच्चा अभी जस्ट क्रिकेट शुरू किया है और उसने 10,000 के स्पाइक्स ले लिए हैं। उतना वो ज़रूरत ही नहीं है ना, आप उतना अच्छा करो, या फिर वो एक चीज़ रहनी चाहिए कि पेरेंट्स नहीं बोलना चाहिए भाई तू इधर अच्छा कर, मैं तेरे को लेके दूँगा। मैं वो चीज़ पे मना नहीं करूँगा, बट तुम अच्छा करो पहले, उतना वो स्टेज पे जाओ। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने महँगे स्पाइक्स लिए थे, वो था मेरा अंडर 19 नहीं, अंडर 23 का फर्स्ट ईयर। तब तक वो कुछ 5-6,000 के रेंज में नाइकी के आते थे, एक लूना डोमेन या कुछ तो भी नाम था, वो बंद हो गया अभी। फिर उसके बाद ऑप्शन ही नहीं बचे जूतों के, तो जो ट्राई कर रहा हूँ वो जम नहीं रहे। फिर उसके बाद एक सूट, तो वही एक मुझे लगता है कि वो फैंसी क्रिकेट के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो चीज़ मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत रहती है। हाँ, अगर ज़रूरत की चीज़ है तो बिल्कुल लो, वो चीज़ें बनाएंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर क्रिकेटिंग एस्पेक्ट पे मैं बोलूँ, तो अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो आप यही दिमाग में रहना चाहिए कि मैं कैसे कल से बेटर रहूँ। क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ मेरे क्रिकेट में? क्या मुझे करना चाहिए तो मैं इम्प्रूव होऊँगा? डाइट पे, मेरे क्रिकेट के हार्ड वर्क पे मैं कितना देर मेहनत कर रहा हूँ। हार्ड वर्क, अगर आप यंगस्टर एकदम 10 साल के हो, जस्ट क्रिकेट स्टार्ट किए हो, तो मुझे एक चीज़ लगती है कि आपने जितना ज़्यादा हो सकता है आप ग्राउंड पे टाइम बिताओ, और जितना हो सकता है आप टेस्ट मैचेस देखो, ताकि आपको पता चले कि कैसे एक इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। टेस्ट मैच हो गया, T20 तो चलो वो एट द एंड बाद में इम्पोर्टेंट है ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छा आपका बेसिक रहेगा, उतना अच्छा आप एक्सेल कर पाओगे
शॉर्टर फॉर्मेट में भी, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही आप जो चीज़ आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है तो आप ऊपर जाके कैसे कर हाँ पाएंगे ना? वही, नींव मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। एग्जैक्टली तो वही एक चीज़ है कि बचपन से आप T20 अगर देखेंगे कि हाँ जाके मुझे आज स्कूप मारना है या रिवर्स स्वीप मारना है, बट अगर आपका डिफेंस ही अच्छा नहीं रहेगा, अगर आप स्टंप का बॉल ही अड़ा नहीं पाओगे तो आप कैसे वो मार पाओगे ना? तो वही मुझे लगता है कि आप जितना हो सकता है बेसिक पे ध्यान दो स्टार्टिंग में, जैसे क्रिकेट स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो डिफेंस का एक्सटेंशन ड्राइव है और ड्राइव का एक्सटेंशन अपना सिक्स हिटिंग है। तो आप कितना अच्छा डिफेंस कर सकते हैं उस चीज़ से आपका फिर आगे का चीज़ बढ़ेगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसा आपका कितना अच्छा बेसिक स्ट्रांग हो, उसके बाद तो धीरे धीरे आप सीखे लेंगे, आप जैसे जैसे एज आपका बढ़ेगा। तो मुझे यही चीज़ लगती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप तीनों एस्पेक्ट में कैसे अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑलराउंडर होना, क्योंकि अभी आप एक स्किल सेट पे आप इंडिया नहीं खेल सकते हो। कंपटीशन इतना ज्यादा हाँ, बढ़ गया तो है मैं कि आपको चाहिए ऑलराउंड स्किल। जो जस्ट क्रिकेट स्टार्ट किया या कोई मुझसे आके कुछ पूछता है तो मेरा सबसे पहला यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर तू बॉलर है तो तू बैटिंग करता है क्या, और तू अगर बैट्समैन है तो बॉलिंग करता है क्या। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग बैटिंग तो ठीक है, इवन फील्डिंग में भी आपको एक्सीलेंट रहना ही चाहिए आजकल अगर आपको इंडिया टीम में जगह बनाना है, क्योंकि बेंचमार्क बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखा है सबने, फील्डिंग हो गया, बॉलिंग बैटिंग हो गया। तो वो चीज़ को आप कैसे आप आपके स्किल सेट में इम्प्रूव करेंगे, वो मुझे लगता है यही 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है आजकल। अब तक आपने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है, हर लेवल पर आप परफॉर्म करके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र ऐसे ही आगे जाता रहेगा, ये परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होती रहेगी। और आपसे बात करके मुझे एक अंदाज़ा भी लगा है कि आप एकदम सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, और मैं आपके लिए दुआ करूँगा, प्रे करूँगा कि आप इसी तरह से आगे और प्रोग्रेस करते रहें और बहुत जल्दी इंडिया के लिए भी खेलें। बिल्कुल जल्द। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you. फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर गिविंग टाइम फॉर दिस अरे इंटरव्यू। इसकी क्या बात है भैया। सो दैट्स इट, थैंक यू।